हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा प्रयास चल रहा है, ये प्रयास आपके जीवन में एक नया अवसर लेकर के आएगा। हम लोग हमारी पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात कर रहे थे और हमने देखा कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट के लिए केवल रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसका कुछ इस प्रकार से हमने बात करी थी। उत्तर में हमने बात करी थी मांडा की, दक्षिण में हमने बात करी थी देमाबाद की, पूर्व में हमने बात करी थी आलमगीरपुर की, और पश्चिम में हमने बात करी थी सूतकांगेडोर की। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो क्या रखना है भाई। प्रारंभिक समय में यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र सिंधु नदी और सिंधु और उसके अपवास जो क्षेत्र था, इस अपवास क्षेत्र में ही सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल यहीं से मिलने प्राप्त हुए, सिंधु से। ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा फैलाव जो है ये इस प्रकार से हुआ, इस तरफ हुआ ये फैलाव। तो एक तरीके से हम बात करें कि प्रारंभिक समय में उत्तर से पश्चिम की तरफ फैलाव है। फैलाव कहाँ है? उत्तर से पश्चिम की तरफ। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में ये स्थितियां बदली, क्योंकि विभाजन के समय ज्यादातर जो स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत में नए नए स्थल खोजने का कार्य प्रारंभ किया गया, और इसी के द्वारा, इसी के तहत हम यदि बात करें तो पूरा का पूरा जो विस्तार है इसका इस तरफ हुआ है। तो एक तरीके से हम बात करें तो फिर बाद में जो दूसरा जो इसका प्रयास, दूसरा जो विस्तार जो हुआ है इसका, देखो कहाँ से, ये यदि इस पार्ट से हम बात करें तो पश्चिम से इधर दक्षिण की तरफ आ रहा है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ एक तरीके से इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और बाद में देखो यदि हम गुजरात वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो गुजरात के क्षेत्र में सर्वाधिक स्थल खोजे गए, गुजरात के क्षेत्र में सर्वाधिक स्थल खोजे गए। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? एक तरीके से कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। और इस कालीबंगा की खोज को लेकर के थोड़े से कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मिलती है अलग अलग पुस्तकों में। प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं, जिन्हें प्रामाणिक पुस्तक हम मानते हैं, वहां पर थोड़ा सा सन को लेकर के इसका डाउट रहता है। कई जगह 1950-51 आता है, कई जगह एग्जैक्ट 51 दिया हुआ है, कई जगह 53 दिया हुआ है। तो खैर, स्वतंत्र भारत में कालीबंगा की खोज एक तरीके से सबसे पहले हुई। उसके बाद में देखो ये इसका भी विस्तार फिर इस तरफ हुआ है, सर्वाधिक स्थल। उसके बाद में ज्यादातर जो स्थल है, जैसे हम बात करेंगे लोथल की, तो 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा खोज की गई। ज्यादातर स्थल बाद में गुजरात में मिले। ठीक है ना। तो इसके विस्तार से भी कई बार लॉजिकल प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि विस्तार किस तरफ से किस तरफ था। तो यहाँ इधर बलूचिस्तान, ये सूतकांगेडोर, मकरान का तट, ठीक है ना, यहां से इसका विस्तार फिर इस तरफ हुआ है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहां से लॉजिकल प्रश्न बनता है आपका कई बार। तो यहां हमने बात करी थी 4 कौन कौन से इसके बिंदु हैं। फिर हमने बात करी थी, देखो, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। इसी कड़ी में हमने एक बात और करी थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि उत्तरतम बिंदु यदि पूछ लिया जाए तो मुंडीकोक और सोर्तगोई है, और दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर सबसे कम स्थल पाए गए हैं, केवल और केवल, ज्यादातर बात करें तो केवल 2 ही स्थल अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। खैर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियों के बारे में, या फिर कौन कौन सी जातियां यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाने वाली प्रजातियां।
कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनके साक्ष्य हमें मिले? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और यहीं से एक इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भी कौन थे। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, तो दोस्तों ध्यान रखना है पहली बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। थोड़ा सा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए ये बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता है, इसका मतलब नगर के जो लोग होंगे ना, वो हमेशा जो है धनी वर्ग से संबंधित होते थे। ऐसा मानते हैं हम लोग कि नगर या शहर में निवास करने वाले लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पेशे वाले लोग होते हैं। ग्रामीण संस्कृति थोड़ी सी पिछड़ी हुई संस्कृति ऐसे मान लिया जाता है। ऐसा हालांकि यथार्थ रूप में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ के जो लोग थे उस समय, हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय जो थे वो बिल्कुल ऐसे संतोषी प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? संतोषी प्रवृत्ति के। भाई बिल्कुल ऐसे हाय हुई नहीं करते थे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मैं खा लूँ, ये भी वो खा लूँ, है ना। आगे बात समझे? तो संतोषी प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए वो ज्यादातर एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रभु से अल्प मांगो, भगवान से ज्यादा मत मांगो। भगवान से यदि ज्यादा मांगोगे, भगवान को यदि आप ज्यादा परेशान करेंगे, तो फिर भगवान आपकी सुनने वाला नहीं है। तो एक बात बोलते थे, क्या? प्रभु से अल्प मांगो। अब जो ये मैंने शब्द कहा, प्रभु से अल्प मांगो, ये चारों की यहाँ पर आपके 4 शब्द हैं मूलतः यहाँ पर, और इन शब्दों से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती थी। देखते हैं कैसे, किस प्रकार से। तो ध्यान से सुनिएगा। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है आपकी। क्या बनाई है? कि प्रभु से अल्प मांगो, अल्प मांगो। अब यहाँ पर 4 विशेष रूप से, नंबर 1 शब्द, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 शब्द और नंबर 4, ये 4 शब्द आपको विशेष रूप से याद रखना। देखो, प्र से क्या याद रखेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। दूसरी यदि हम बात करें भू से, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। अब यहां विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, देखिए भू से क्या याद रखेंगे? भूमध्य सागरीय। यदि हम संपूर्ण सैंधव सभ्यता का आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें भूमध्य सागरीय लोगों के मिले हैं। जो सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं ना, जो अस्थि पंजर मिले हैं, अस्थि अवशेष मिले हैं, वो सर्वाधिक कौन सी प्रजाति के मिले हैं? भूमध्य सागरीय के। अब सर्वाधिक प्रजाति के मिलने के कारण, सर्वाधिक जो है प्रजाति के साक्ष्य मिलने के कारण, यहाँ पर जो ज्यादातर जो विद्वान थे, इन ज्यादातर विद्वानों ने एक बात कही कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो प्रजाति निवास करती थी वो भूमध्य सागरीय थी, और भूमध्य सागरियों को ही द्रविड़ कहा गया। राखाल दास बनर्जी द्रविड़ का मत देते हैं। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि लोगों का मानना था कि भूमध्य सागरीय जो लोग थे यही इस सिंधु घाटी की सभ्यता के क्या थे? निर्माता थे। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि यहाँ सबसे ज्यादा साक्ष्य किसके मिले हैं? भूमध्य सागरीय लोगों के। ये आपका ये प्रश्न भी आपका सीधा सीधा बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक साक्ष्य किस जाति या किस प्रजाति के मिलते हैं? तो भूमध्य सागरीय के। किसके? भूमध्य सागरीय के। तो ध्यान से सुनना कि सर्वाधिक साक्ष्य, सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिले, और सर्वाधिक साक्ष्य मिले इसीलिए इन्हें सैंधव सभ्यता का, अतः इन्हें इस सभ्यता का जनक कहा जाता है।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि भूमध्य सागरीय या इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, द्रविड़। क्या कहा जाता है, द्रविड़। और ये द्रविड़ वाला जो मत दिया है वो किसने दिया है, राखालदास बनर्जी ने। किसने दिया है, राखालदास बनर्जी ने। अभी बात करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अल्प से याद रखिएगा अल्पाइन। अल्प से याद क्या रखेंगे, अल्पाइन। और मांगो से याद रखिएगा मंगोलियन। मांगो से याद क्या रखेंगे, मंगोलियन। तो यहाँ संपूर्ण सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां हमें मिली है। कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। ये 4 प्रकार की प्रजातियों के ही साक्ष्य मिले हैं। इन 4 प्रकार की प्रजातियों में भी सबसे ज्यादा साक्ष्य हमें किसके मिले हैं, भूमध्य सागरीय। किसके, भूमध्य सागरीय। और यहीं से बात मिलती है कि राखालदास बनर्जी ऐसा मानते हैं, कौन, राखालदास बनर्जी ऐसा मानते हैं कि यही भूमध्य सागरीय जो लोग थे वो द्रविड़, और यही द्रविड़ जो थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। तो बिल्कुल एक बॉक्स बना करके मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें लिख देता हूं। राखालदास बनर्जी के अनुसार राखालदास बनर्जी के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग, भूमध्य सागरीय इन्हें क्या कहा गया, द्रविड़। ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक साक्ष्य ही हमें किसके मिले हैं, भूमध्य सागरीय लोगों के। किसके, भूमध्य सागरीय लोगों के। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। सीधा प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की प्रजातियां, तो 4 प्रकार की प्रजातियां। 4 प्रकार की कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। इन सब में से सबसे ज्यादा साक्ष्य किसके मिले, भूमध्य सागरीय लोगों के। किसके, इसीलिए इन भूमध्य सागरीय या इन्हीं को क्या कहा जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। इन लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है। क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं। जैसे यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जॉन मार्शल, और ये जॉन मार्शल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक थे, डायरेक्टर थे। इन्हीं के देख रेख में सारा का सारा उत्खनन हुआ। इन्हीं के देख रेख में प्रारंभिक जो स्थल थे वो प्रकाश में आए। यदि चाहे हम बात करें हड़प्पा की, यदि हम चाहे बात करें मोहनजोदड़ो की, तो सर्वाधिक ये जो स्थल खोजे गए थे ये इन्हीं की देख रेख में सबसे पहले प्रारंभिक समय में मिले। अब मैंने अभी आप लोगों को कहा, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को लेकर के अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको विशेष रूप से 2-3 याद रखने हैं। कौन कौन से, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं किसकी, जो है जॉन मार्शल की। किसकी, जॉन मार्शल की।
तो जॉन मार्शल ने इस संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त हुई, इस संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम उन्होंने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व, 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम डिसाइड किया। किसने? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। अब दूसरी हम यदि बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। दो मत हो गए। तीसरा मत सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, एक रेडियो कार्बन पद्धति की हम लोग बात करेंगे। रेडियो कार्बन पद्धति, कौन सी? रेडियो कार्बन पद्धति। ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या है, कैसे कैसे किस अनुसार, किस प्रकार से इसमें जो है अन्वेषण किया गया, किस प्रकार से अनुसंधान हुआ, किस आधार पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया, इसके बारे में हम बात करेंगे विशेष रूप से। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक मत माना जाता है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक मत माना जाता है रेडियो कार्बन पद्धति का। आगे बात समझ में कि रेडियो कार्बन पद्धति जो है आपकी C14, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसके अनुसार जो माना गया था वो माना गया था 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। कई जगह प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं वहां पर आपको इसका थोड़ा सा जो है समय आपको अलग मिलेगा। समय अलग कैसे मिलेगा? कई जगह आपको मिलेगा 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है क्या 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय माना गया वो रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार माना गया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या थी, मूलतः किस आधार पर कार्य करती थी, क्या क्या चीजें इसमें होती थी, वो सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसी रेडियो कार्बन पद्धति का जो समर्थन किया गया वो भारत के दो बड़े महान इतिहासकार माने जाते हैं। एक तो डॉक्टर रोमिला थापर, दूसरा DP अग्रवाल। आप यदि 2014 का RS का पेपर उठा करके देखेंगे प्री का, तो वहां पर ये प्रश्न पूछ लिया गया था। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी परिवर्तित कर दी गई थी, कैसे क्या किस प्रकार से, अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की, और इसी कालक्रम के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए, अपने अनुसार इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉन मार्शल की। नंबर 1, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम माना जाता है वो माना जाता है 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का जो समय माना गया, किसके अनुसार? जॉन मार्शल के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आप लोगों को शायद मुझे लग रहा है कि बार बार परेशान कर रहा होगा, ईसा पूर्व। क्या चीज? ईसा पूर्व। क्या चीज है ये ईसा पूर्व, क्या होता है? थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको ये कोई भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे। इधर कर लेते हैं हम लोग ईसा पूर्व की बात। ईसा पूर्व क्या है? एक आपने सुना होगा ईसा पूर्व, एक आपने सुना होगा ईसवी, ईसा पूर्व, और दूसरा आपने क्या सुना होगा? ईसवी। ये दो शब्द हमें बड़े परेशान करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हमने इतिहास की परिभाषा की बात करी या फिर हमने चर्चा की थी कि साहब इतिहास में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन चीजों से मिलकर के हमारा इतिहास बनता है, उस समय हमने एक बात की थी कि इतिहास जो मानव जीवन को प्रभावित करता हो, इतिहास वह जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता हो, इतिहास वह है जिसमें क्रमबद्धता हो, इतिहास वह है जिसमें क्या हो? क्रमबद्धता हो, सीक्वेंस हो। बिना क्रम के, बिना सीक्वेंस के कभी भी कोई भी इतिहास नहीं हुआ करता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में क्रमबद्धता लाने के लिए, या फिर विश्व इतिहास की यदि हम बात करें तो विश्व इतिहास में भी क्रमबद्धता लाने के लिए, इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए एक अवधारणा मानी गई। अवधारणा क्या मानी गई? ईसा मसीह को। किसको माना गया? ईसा मसीह को। ये मान लीजिए, ये आपके साथ ये कौन है? आपके ईसा मसीह जी हैं। कौन है? ईसा मसीह जी हैं।
और इस ईसा मसीह के जन्म से पहले की कुछ घटनाएं, जन्म के पहले की ये वाली घटनाएं, और कुछ जन्म के बाद की घटनाएं। अब ईसा मसीह के जन्म को, इतिहास को क्रमबद्ध करने के लिए ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया, और इसी आधार को मान करके ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को तो क्या कहा, ईसा पूर्व। क्या कहा, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म की घटनाओं के बाद को क्या कहा, ईसवी कहा। कैसे, किस रूप में, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है वो आपका 0 मान लेते हैं अपन। ईसा मसीह का जो जन्म है वो क्या है, 0 है। अब यहाँ ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं, और पूर्व की घटनाओं को उल्टे क्रम में, भाई उल्टा चल रहे हैं ना, पीछे की तरफ चल रहे, तो इसका मतलब किस क्रम में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया, ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो जन्म होने के बाद में उन घटनाओं को सीधे क्रम में लिख दिया गया। समझ गए बात। मतलब क्या, देखो मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा इसको। अभी आपका क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना। तो 2020 चल रहा है मान लो, तो 2020 से पहले मान लो कि इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ ही नहीं है। ईसा मसीह का जन्म हुआ ही नहीं है, इस 0 को हमने 2020 मान लिया, तो पहले की घटनाएं उल्टे क्रम में लिखते थे। तो 2020 के बाद में अगला ईयर क्या होगा, अगला साल हमारा क्या होगा, 2019। क्या होगा, 2019, क्योंकि उल्टे क्रम में लिख रहे हैं हम लोग। 2020 के बाद में अगला ईयर अपना कौन सा होगा, 2019 होगा। 2019 के बाद में अगला साल कौन सा होगा, 2018। क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि ईसा मसीह का जन्म अभी हुआ ही नहीं है। ईसा पूर्व घटनाओं को उल्टे क्रम में लिखा जाता था। कैसे क्रम में, उल्टे क्रम में। और जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद की घटनाएं सीधे क्रम में लिख दी गई। कैसे क्रम में, सीधे क्रम में लिख दी गई। तो 2020 के बाद में अगला क्या होगा, 2021 होगा। क्या होगा, 2021। तो इतिहास को क्रमबद्ध करने के लिए सबसे बड़ा लॉजिक क्या, भाई ऐसी इस प्रकार की कल्पना की गई क्यों। कल्पना करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है इतिहास को क्रमबद्ध करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक विशेष रूप में बात याद रखिएगा। बात क्या है, याद रखना, यदि हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, यदि हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास में जो क्रमबद्धता जो देन है वो यूनानियों की मानी जाती है। किसकी, यूनानियों की। क्योंकि यूनानी आक्रमण हुआ किसके समय में, घनानंद के समय में। आगे जब हम बात करेंगे मौर्य वंश की, तब इसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। घनानंद के समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रांता था। आगे बात समझ में, अलेक्जेंडर बोले तो कौन, सिकंदर। और इस सिकंदर के आक्रमण की तिथि मिलती है कहां पर, यूनानी ग्रंथों में। और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, 1 साल का, 2 साल का। कई ग्रंथों में 326 ईसा पूर्व मिलेगा, कई जगह 325 ईसा पूर्व मिलेगा, कि 326 या 325 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी आक्रांता अलेक्जेंडर या सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। ये तिथि क्रम कहाँ मिलता है, ये तिथि क्रम मिलता है यूनानी ग्रंथों में। और उसी तिथि क्रम को आधार बना करके भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध किया गया। उससे पूर्व की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा तिथियों में हमें उलूल जुलूल चीजें मिलती है, एग्जैक्ट तिथि क्रम हमें नहीं मिलता, लेकिन उसको आधार मान लिया गया। उसको क्या मान लिया गया, आधार। किसको, यूनानी आक्रमण को। तो एक तरीके से इतिहास में क्रमबद्धता स्थापित करने के लिए 2 चीजें, भारत के इतिहास में यदि हम बात करें तो क्या चीज, यूनानी आक्रमण। यदि संपूर्ण इतिहास के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो क्या, ईसा पूर्व। आ गई बात समझ में। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं थी वो तो किस नाम से जानी जाती थी, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती थी आपकी, ईसा पूर्व। और यदि हम बात करें जन्म के बाद की घटनाएं, जन्म के बाद की घटनाएं,
जन्म के बाद की घटनाओं को क्या कहा जाता है? ईस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्वी। आगे बात समझ क्लियर है? यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। हमने बात कर ली ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों की। ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम अंग्रेजी में एक शब्द लिख देते हैं बीसी। बीसी क्या लिखते हैं? बीसी। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और यदि हम बात करें ईस्वी की, तो ईस्वी को हम लिखते हैं एडी। क्या लिखते हैं? एडी। एनो डोमिनो। क्या लिखते हैं? एनो डोमिनो। अर्थात ईस्वी और ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है? कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एनो डोमिनो अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं क्या बोलते हैं? एडी। ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं? बीसी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। इसी क्रम में हमने बात करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो निर्धारित किया गया था वो जॉन मार्शल के द्वारा 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का। आगे चर्चा करते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि एनसीईआरटी इसका कालक्रम क्या मानता है साहब? एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व कालक्रम माना गया किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। अगली हम बात करते हैं नंबर 3, जो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति। C14 के अनुसार क्या कालक्रम है इसका? तो ध्यान से सुनिएगा। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अनुसार कालक्रम कितना है? तो ध्यान से सुनिए। इसके अनुसार कालक्रम माना गया आपका 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। और कई जगह आपको मिलेगा, दूसरा जो इसका मिलता है कई जगह मिलेगा 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के कई जगह आपको मिलेगा 1800 ईसा पूर्व। ये दोनों ही मत प्रामाणिक माने जाते हैं। दोनों ही जो यदि आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें, चाहे हम कक्षा 10 की बात करें चाहे हम कक्षा 12 की बात करें, तो इन दोनों ही पुस्तकों में ये दोनों तिथियां मिलती है। 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व और 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व, ये दोनों तिथियां मिलती है हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में। ठीक है। तो दोनों को ही हम सही मान सकते हैं। दोनों एक साथ कभी अभी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है तब तो वो रिट लगने वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरी चीज ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मिलता है ना, वो ज्यादातर बाकी की प्रामाणिक पुस्तकों में कितना मिलता है? 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अब ये रेडियो कार्बन पद्धति क्या है, कैसे है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस रेडियो कार्बन पद्धति के समर्थक कौन थे? समर्थक कौन कौन है?
तो ध्यान से सुनिएगा, भारत के 2 महान इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर रोमिला थापर और दूसरा डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, वो भी यही बात मानते हैं कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम रहा होगा वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा होगा, और यही चीज हमें सामने निकल करके आती है कहाँ से, रेडियो कार्बन पद्धति C14। आगे बात समझ में क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात हम लोग करते हैं थोड़ी सी, रेडियो कार्बन पद्धति क्या है, कैसे इससे जो है समय का आंकलन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। C14 क्या है ये C14? ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, यदि हम बात करें रेडियो कार्बन पद्धति C14 की, तो रेडियो कार्बन C14 की खोज की गई थी विलियर्ड्स एफ लिब्बी के द्वारा। किसके द्वारा? बिलियर्ड्स एफ लिब्बी के द्वारा। आप एक खेल खेलते होंगे बिलियर्ड्स, आपने नाम भी सुना होगा, यदि नहीं भी खेला है तो जब जब आप इस बिलियर्ड्स खेल का नाम सुने, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि बिलियर्ड्स जैसी नाम सुना, आपको रेडियो कार्बन पद्धति C14 याद आना चाहिए कि खोज किसने की है? बिलियर्ड्स एफ लिब्बी ने। किसने? बिलियर्ड्स एफ लिब्बी ने। अब मूलतः है क्या? इस संसार की प्रत्येक वस्तु में कार्बन के 2 अणु पाए जाते हैं। एक अणु पाया जाएगा आपका C12, पहले समझिएगा। दूसरा अणु पाया जाता है C14। कार्बन के 2 अणु पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो C12 और दूसरा C14। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब तक कोई भी वस्तु सजीव अवस्था में है, जब तक कोई भी वस्तु सजीव अवस्था में है, उस अवस्था में C12 और C14 की मात्रा हमेशा समान होती है। मान लो कि मैं हूं, सजीव अवस्था में हूं, दिख रहा हूं आप लोगों को, बोल रहा हूं, सारी चीजें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मैं हूं तो मेरे में हो सकता है कि इस समय रेडियो कार्बन C12 की मात्रा होगी 5, तो मैं सजीव अवस्था में हूं, तो रेडियो कार्बन C14 की भी जो है मात्रा कितनी होगी? 5। मतलब C12 की वैल्यू भी मेरे पास मेरे शरीर में अभी 5 होगी और C14 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 होगी। लेकिन जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यह होगा कि C12 की मात्रा तो आपकी स्थिर हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। C12 की मात्रा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। और C14 की मात्रा में आपका जो है ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा। ह्रास होना क्या मतलब क्या है? कमी होना प्रारंभ हो जाएगा। C12 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि इतनी ही रहेगी। अगले युग युगांतरों तक यदि मेरी बाद में जाकर के अगले 200 साल बाद में मेरी हड्डियां मिलती है, तो उससे मेरा कालक्रम निर्धारित किया जा सकता है कि साहब 200 साल पहले C14 का कितना ह्रास हुआ है, उस आधार पर पता लगाया जाएगा कि इसकी वैल्यू तो 5 ही है और इसमें कमी होना प्रारंभ हो जाता है। तो कितनी कमी हुई, उस कमी के आधार पर समय का क्या कर लिया जाता है? आंकलन कर लिया जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु जो सजीव अवस्था में हो, उसमें C12 और C14 की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। जैसे ही कोई चीज मृत अवस्था में जाती है तो उसमें C14 की मात्रा में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। C14 की मात्रा में कमी आना प्रारंभ हो जाती है। और यदि हम माने तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि लगभग 5730 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 5730 वर्ष बाद में इस C14 की मात्रा घट करके कितनी हो जाती है? 1/2, मतलब हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इस आधार पर इस वस्तु में से C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है, इस आधार पर उस वस्तु का जो है समय का आंकलन कर लिया जाता है। किस आधार पर? C14 की मात्रा की कमी के आधार पर। अब यहाँ एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, 2 चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा।
मैंने अभी अभी बात की, मैंने कहा सजीव अवस्था में आपके सामने ये पेन दिख रहा होगा, क्या ये सजीव अवस्था में है, क्या ये मृत अवस्था में, कौन सी अवस्था में, जल्दी से बताइएगा मुझे। मृत अवस्था में है ना भाई। हम तो सजीव का एक ही चीज मानते हैं, सजीव कौन, जो मुंह फाड़ के सांस लेता हो, है, जो चलता फिरता हो। अच्छा मुझे बताइए, क्या पेड़ सजीव है भाई? पेड़ के कभी आपने मुंह नहीं देखा होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब तक किसी भी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, जब तक किसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, तब तक वो सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं सजीव अवस्था में ही मानी जाती है। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, मिट्टी में दबा, परत दर परत चढ़ती गई, कौन सी अवस्था में चला गया? मृत अवस्था में। जिस दिन मैंने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, कौन सी अवस्था में चला जाएगा? मृत अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मृत अवस्था में। केवल और केवल सीसा धातु को छोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल और केवल सीसा धातु को छोड़ दें तो संसार की समस्त वस्तुओं में ये कार्बन के दोनों अणु मिलेंगे आपको। कौन सा? C12 और C14। ठीक है, तो इसी आधार पर जब भी कोई वस्तु मिलती है तो उसमें से सबसे पहले देखा जाता है क्या, कि C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है। C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है, और इसी कमी के आधार पर उसका समय जात कर लिया जाता है। पहली चीज आ गई समझ में। दूसरी चीज, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है आ रहा है, 5730 वर्ष बाद में C14 की मात्रा घट करके आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब अगले 5730 वर्ष बाद में तो ये तो पूरा ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु परमाणु पढ़े हैं आपने? यस और नो? तो जैसे ये मेरे पास में कोई एक पदार्थ मिला, जैसे मेरे पास में कोई वस्तु मिली या कोई अस्थि पंजर मिला, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला जो भाग है ये 5730 वर्ष बाद में, अब इसके आगे इसका विखंडन होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होना प्रारंभ हो जाएगा? विखंडन। आगे भागों में ये टुकड़े टूटते जाएंगे, और जैसे जैसे अलग अलग टुकड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी अवस्था बदलती जाएगी, उसका समय बढ़ता जाएगा। 5730 वर्ष बाद में ये स्थिति, अब इसका भी अगला भाग होगा, इसका भी अगला भाग होगा, इसका भी अगला भाग, तो एक पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। समझ रहे हो आप? जैसे ही विखंडन स्टार्ट होता है, तो इस विखंडन के बाद में जब अणु टूटने लगते हैं तो इस प्रत्येक अणु में देखा जाता है कि कार्बन की रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या देखा जाता है कि C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है। आ गई बात समझ में? क्योंकि आगे से आगे जो है विखंडित अवस्था होती जाती है, परमाणु है ना, वहां तक की चीज से पता किया जा सकता है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उससे भी पता किया जा सकता है कि इससे कार्बन 14 की मात्रा में इसमें कितनी कमी आई है। और इसी आधार पर आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कोई अभी हाल ही में जो है भीमबेटका की गुफा से कुछ मानव कंकाल मिले थे, और वो मानव कंकाल जब देखे गए तो लगभग 15-16 फीट के आसपास का मानव कंकाल, इस प्रकार का बड़ा भीम का कंकाल मिला। तो अब वहाँ से जब खोजकर्ताओं ने इस प्रकार का अनुसंधान किया, चीज़ें देखी, तो उन्हें ये पता लगा कि साहब ये शायद जो है महाभारत कालीन रहा होगा, क्योंकि उन परिस्थितियों का वो आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? परिस्थितियों का। जुरासिक युग कितने विशाल का है, भीम का जो है जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं, तो उनका भी वो बता देते हैं कि ये इतने करोड़ वर्ष पूर्व की। किस आधार पर बताते हैं? वो ये पता करते हैं कि अंतिम रूप से इसमें से C14 की मात्रा में कितनी कमी हुई है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो रेडियो कार्बन पद्धति C14 की खोज की बात करें हम, सबसे पहले खोज की गई थी बिलियर्ड्स F. लिब्बी के द्वारा। बिलियर्ड्स F. लिब्बी के द्वारा। ठीक है,
क्या है ये रेडियो पद्धति, क्या चीज है? तो संसार की प्रत्येक वस्तु अब प्रत्येक वस्तु में केवल और केवल एक चीज को छोड़ना है, किसको? शीशे को छोड़कर। शीशा धातु है ना, शीशा को छोड़कर। में कार्बन के 2 अणु, कार्बन के 2 अणु कौन कौन से साहब? C12 व C14 पाए जाते हैं। अब इसमें 2 अवस्थाएं हो गई। पहली बात, सजीव अवस्था में वैल्यू क्या होगी इसकी? C12 इजिकल टू C14। जब तक सजीव अवस्था में है दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, नंबर 1। 2 अवस्थाएं। नंबर 2 दूसरी, मृत अवस्था। मृत अवस्था और मृत अवस्था में जैसे ही वस्तु जाती है तो C12 की वैल्यू जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और C14 की मात्रा में ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ह्रास होना प्रारंभ। ठीक है, और इसी आधार पर ध्यान से सुनिएगा अगली बात कि लगभग 5730 वर्ष बाद, लगभग 5730 वर्ष बाद C14 की मात्रा घटकर आधी रह जाती है। तो C14 की कमी के आधार पर, की कमी ज्ञात करके प्रत्येक वस्तु का समय का आंकलन कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सबसे पहले हड़प्पा जब नगर खोजा गया था तो वहाँ से फिर बाद में जैसे जैसे और अलग अलग क्षेत्र खोजे गए तो वहाँ से जो जो चीज़ें मिली तो उन चीज़ों से उन्होंने पता करा कि भैया इसमें C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है, C14 की मात्रा में कितनी कमी आई है। और इसी कमी के आधार पर फिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर दिया गया? कालक्रम निर्धारित कर दिया गया। हमने बात की देखो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि सबसे प्रामाणिक माना जाता है, सबसे प्रामाणिक, ये प्रश्न भी आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के निर्धारण में सबसे प्रामाणिक मत किसका माना जाता है? तो सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है C14। इसका समर्थन किसने किया? डॉक्टर रोमिला थापर और DP अग्रवाल ने। आगे बात समझ। फिर यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न जॉन मार्शल को पूछ लिया जाएगा कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना बताया है?
एनसीईआरटी के अनुसार कालक्रम कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप में ध्यान रखनी। अगली जो हम चर्चा करने वाले में हैं वो हम अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। तो हम चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की बात करते हैं, हमने काल की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नाम की। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है भाई, किस आधार पर इसका नामकरण किया गया और कितने नाम इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करते हैं नामकरण की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मूलतः 3 नाम प्रयोग में लिए जाते हैं। कितने नाम, 3 नाम प्रयोग लिए जाते हैं। और ये 3 नाम भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत के अनुसार नाम दिए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा आता है जॉन मार्शल। कौन आता है, जॉन मार्शल। इस जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की बात करेंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से ये हमारी जो नदी आती है सिंधु नदी, ये पूरी की पूरी आकर के भारत में तो कुछ ही भाग है, बाकी सारा का सारा जो है आपका पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में। इतनी बात क्लियर हो गई। सिंधु नदी, फिर यहाँ पाकिस्तान, सिंधु के बाद में झेलम, फिर पाकिस्तान में, रावी भी पाकिस्तान में, ठीक है, व्यास पाकिस्तान, सिंधु झेलम रावी व्यास सतलज चेनाब, है ना, चेनाब भी है ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर विशेष रूप से 7 ये नदियाँ, सप्त सिंधु प्रदेश भी इसको कहा जाता है। आगे वैदिक काल में हम इसको और चर्चा में करेंगे और बात करेंगे इसके डिटेल में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सिंधु नदी। कौन सी, सिंधु। दूसरा रावी। तो यहाँ पर ये 2 प्रमुख नदियां हैं। अब यदि हम बात करें इसके नामकरण की लेकर के, तो प्रारंभिक समय में जो सर्वाधिक क्षेत्र जो हमें मिले, सर्वाधिक जो स्थल मिले थे, वो इस सिंधु नदी के आसपास और उसके क्षेत्रों में ही मिले। भाई सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, सिंधु। तो इस सिंधु के आसपास के ये जो क्षेत्र थे, इन्हीं क्षेत्रों में, यहाँ जैसे रावी पे हड़प्पा मिला, इधर सिंधु में मोहनजोदड़ो मिला, कोटदीजी मिला, चानूदड़ो मिला, ठीक है। प्रारंभिक समय में सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए थे वो कहाँ, सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही खोजे गए। इसलिए अब उस समय तो भारत का विभाजन भी नहीं हो रखा था, इसीलिए इस संपूर्ण सभ्यता को नामकरण दिया गया, नाम दिया गया क्या, सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक स्थल मिले प्रारंभिक समय, इसलिए इस नदी के पेटे में होने के कारण इस सभ्यता को नाम दे दिया गया। और नाम क्या दिया गया, सिंधु सभ्यता। बात क्लियर है। और सिंधु सभ्यता, इसके लिए नाम सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक है जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। इन जॉन मार्शल साहब ने सबसे पहले नाम प्रयोग किया, क्या, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिएगा, ये मामला तो चलता रहा, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद में ज्यादातर जो स्थल थे ना, ज्यादातर जो स्थल थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने के बाद में भारत की स्थिति दयनीय हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ज्यादातर स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए, भारत में तो ज्यादा स्थल थे ही नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में हुआ ये, बाद में जैसे विभाजन के बाद में
सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र था, राजस्थान वाला भाग हमारा, कौन सा, राजस्थान वाला भाग है, तो इस राजस्थान वाले भाग में उत्खनन और खोज प्रारंभ की गई थी। जो काम कोई नहीं करता वो राजस्थान वाले जरूर करते हैं। अगली बात समझ। तो इधर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमलानंद घोष, इसके साथ में 2-3 व्यक्ति और थे, जैसे बीबी लाल बीके थापर। इन लोगों ने इस राजस्थान वाले क्षेत्र में आसपास में घूमना प्रारंभ किया। राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र थे, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, जैसलमेर हो गया, ठीक है, यहाँ वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में इन्होंने खोजना स्टार्ट किया कि क्या यहाँ पर कोई स्थल है। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग जो है 30 के आसपास उन्होंने स्थल खोजे। और इन स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल था वो निकल के आया था हमारा कालीबंगा। कौन सा स्थल निकल के आया, कालीबंगा, जिसे सेंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगली बात। और उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र था, देखो गुजरात में सर्वाधिक स्थल मिले, गुजरात में सर्वाधिक स्थल मिले। उस समय फिर भारतीय लोगों को आभास हुआ यार सिंधु नदी ज्यादातर भाग पाकिस्तान में प्रवाहित है, कहाँ है, पाकिस्तान में, इसका मतलब ये तो हमारा तो नाम ही नहीं हुआ। भारतीय लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि इस सभ्यता का नाम बदला जाना चाहिए, इस सभ्यता का नाम बदला जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, बदल दो। तो विभाजन के बाद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रफीक मुगल। क्या नाम था, रफीक मुगल। इस रफीक मुगल ने साहब एक कमेटी बैठी, इस कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि सभ्यता का नाम बदलना है। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि सिंधु तो ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। इन साहब ने क्या किया कि भाई एक काम करो, ये जो सिंधु सभ्यता ना, इसमें एक शब्द जोड़ दो, घाटी। क्या शब्द जोड़ दो, घाटी। तो फिर इसका मतलब दूसरा नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें फर्क क्या हुआ, मुझे तो ये बता दो। केवल शब्द जोड़ा गया था ना, घाटी। नई चीज क्या, उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया, पटा दिया, ठीक है। चलती रही ये चीजें। बाद में पता चला भारतीय लोगों, अरे हमारा फिर से मजा ले लिया। ये तो वही वाली बात है, सिंधु घाटी भी तो ज्यादातर उसका क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में है। भारतीय लोगों ने फिर विरोध किया, और विरोध करने के बाद में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी में निर्णय लिया गया क्या, कि साहब एक काम करो, देखो ये स्थल लिखा ना मैंने, ये यहाँ पे डॉट लगाया मैंने आपको, कि एक काम करो, इसका जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, जो सबसे प्रथम उत्खनित क्षेत्र था, इस उत्खनित क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण सभ्यता का नामकरण कर देना चाहिए। तो कहा हाँ ये बात ठीक है। अब इसका प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा था, प्रथम खोजा गया क्षेत्र कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब कौन समझाए भारतीय को, पहले तो थोड़ा बहुत दिया, पूरा दे दिया, ठीक है भाई। हड़प्पा भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इस संपूर्ण से सभ्यता के लिए वर्तमान में जो नाम प्रयुक्त किया जाता है ना, वो नाम क्या प्रयुक्त किया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। किस आधार पर, प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर, प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको चीजें लिख देता हूं। इस सभ्यता है तू, इस सभ्यता है तू, तीन नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीन नाम कौन कौन से हैं। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता। और नंबर 3 हड़प्पा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु सभ्यता नाम प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रयोग करने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे। और ये जॉन मार्शल आप लोगों को पता होना चाहिए, जॉन मार्शल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक थे। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्या? देखिएगा, सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम प्रयोग किया गया था 1924-25 के आसपास, लेकिन लोगों के सामने ये जो नाम आया ना विशेष रूप से, वो आया था 1931-32 के आसपास। एक साप्ताहिक समाचार पत्र चलता था, उसमें प्रकाशन करवाया गया इसके नाम का, ठीक है ना। और उस साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम था द लंदन वीकली। क्या नाम था? द लंदन वीकली। तो ध्यान से सुनिएगा। सिंधु सभ्यता नाम का प्रकाशन सर्वप्रथम 1931-32 में 1931-32 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र क्या नाम था? द लंदन वीकली। द लंदन वीकली में करवाया गया, ठीक है। दूसरी यदि हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो रफीक मुगल द्वारा ये नाम सबसे पहले प्रयोग में लिया गया। और यदि हम बात करें हड़प्पा की, तो सर्वप्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर यह नाम रखा गया। और यही इसका वर्तमान प्रचलित नाम है। वर्तमान प्रचलित नाम है। ध्यान से सुनिएगा, हमने बात की विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की। तो सभ्यता के लिए 3 नाम प्रयोग किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल इस सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक थे। सबसे पहले ये नाम उन्होंने 1924-25 में ये नाम लिया था, ठीक है ना, 1924-25 ईस्वी के आसपास। लेकिन इस सभ्यता का प्रकाशन सबसे पहले 1931-32 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था द लंदन वीकली। इस लंदन वीकली में इसका प्रकाशन करवाएगा। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा दिया गया माना जाता है। तीसरा, यदि हम बात करें हड़प्पा, तो सर्वप्रथम उत्खनन क्षेत्र के आधार पर यह नाम दे दिया गया, क्या? हड़प्पा। और ये इसका वर्तमान प्रचलित नाम। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, मैंने अभी अभी कहा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ज्यादातर स्थल जो थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस स्थिति में भारत के पास में स्थल ज्यादा नहीं थे। केवल और केवल विभाजन के समय, नोट लगा करके लिख रहा हूं एक बॉक्स बना करके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। विभाजन के समय भारत में केवल और केवल 2 स्थल शेष बचे थे। कौन कौन से? एक तो कोटला निहंग खान।
कोटला निहंग, जिसे वर्तमान में हम जानते हैं रोपड़ के नाम से। दूसरा रंगपुर, दूसरा कौन सा? रंगपुर, जो कि कहाँ था? गुजरात में। कि विभाजन के समय भारत में केवल दो क्षेत्र शेष रहे। कौन कौन से? एक तो कोटला निहंग खान, जिसे वर्तमान में हम रोपड़ के नाम से जानते हैं ना, रूपनगर रोपड़, ठीक है, पंजाब में है। और दूसरा रंगपुर, मादर नदी के किनारे रंगपुर, कहाँ पर है? गुजरात काठियावाड़ में। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल और केवल 2 ही स्थल बचे थे भारत में, बाकी के लगभग सारे स्थल कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला उत्खनित क्षेत्र माना जाता है। सबसे पहले खोजा गया स्थल स्वतंत्र भारत में कालीबंगा, सबसे प्रथम उत्खनित क्षेत्र रोपड़। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों ये सारी हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक जो चीजें थी, किस प्रकार से उत्खनन हुआ, किस प्रकार से प्रकाश में आए, क्या क्या व्यवस्थाएं उस समय रही। अब जो है हम हमारी अगले क्लास में इसके प्रत्येक स्थल को हम लोग बहुत डिटेल के साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार खुशियों से सराबोर हो, आह्लादित हो, और आपकी मनोवांछित सफलता ईश्वर आपको जल्द से जल्द प्रदान करें। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।